हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल यूनिट को ऑफ कोर्स। तो इसमें जो ये यूनिट है ना, हमारे लिए काफ़ी महंगी होने वाली। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है ना, सिर्फ उस मात्र एक चैप्टर से हमारे 4 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं नीट में। और उसके बाद अगर बात करें हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से पकड़ लो और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ लो। तो लगभग आप समझ लो कि छः नहीं, 4 उधर, 2 इधर, 3 इधर, कितने हो गए आपके पास में टोटल? 9, लगभग 9 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके बन जाते हैं यहाँ इस यूनिट से। तो अब उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपके 36 नंबर के लगभग में आपके इस यूनिट से बन जाएंगे। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो पूरा एकदम अच्छे से जैकेट वैकेट पहन के टोपी वोपी लगा के चालू हो गए हैं। आप भी रजाई वजाई ओढ़ लो, लेकिन सोना नहीं है, पढ़ना है रजाई में बैठ करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनसीईआरटी हाईलाइट ऑफ सेल यूनिट, द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो है ऊपर में ये जो दिखा रखा है, ये हमारे पास में बेसिकली सेल साइकिल का डायग्राम है जो हमें इस यूनिट के लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। सेल थ्योरी हमें पढ़नी है, इसमें फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोसेसेस पढ़नी है, इसमें हमें मिस्ट्री वगैरह जो भी है इसकी हम लोग को सबको सॉल्व करना है। ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है ये वाले। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इनका पहले आशीर्वाद ले लिया जाए। GN रामचंद्रन, आई डोंट नो स्क्रीन पे दिख रही है कि नहीं, आपको फोटो दिख रही है, मैं इसको छोटा नहीं कर पा रही हूँ, बट आप आ जाएं पेज नंबर, जो सेल वाला जो चैप्टर है ना, वो उस चैप्टर का पेज खोलोगे ना तो बगल वाले चैप्टर के पेज पे आपको दिख जाएगी GN रामचंद्रन जी, जिन्होंने 1922 में जन्म लिया था और 2001 में इनका देहांत हो गया था। और ये जो है फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल फॉर कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर्स करवा चुके हैं ये लोग। ठीक है, इसके बाद में ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजिन का डिस्कवरी किया है, जिसे पब्लिश किया गया था नेचर नामक पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था इन 1954। इसके बाद में इन्होंने जो है प्लॉटिंग वगैरह की थी, रामचंद्रन प्लॉट रैंक वगैरह लगा करके प्लॉटिंग की थी। उसके बाद में हमारे पास में ये मिलते हैं लिनस पॉलिंग से। आप याद करें क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद करो चैप्टर हमारे पास में पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के 3 स्केल्स बताए जाते हैं। तीनों के मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद है, बट उसमें जो सबसे फेमस है जिस पर PYQs बना है वो है हमारे पास में पॉलिंग स्केल। ठीक है, सबसे फेमस कौन है? तो पॉलिंग स्केल है सबसे फेमस हमारे पास में। ठीक है, तो वही पॉलिंग है, लाइनस पॉलिंग, जो हमारे रामचंद्रन जी से मिले थे। और फिर इन्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर वगैरह जब बताया था तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे रामचंद्रन जी, और वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और इसके लिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले। ये PhD होल्डर थे फ्रॉम केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड बस की बातें हैं इनके बारे में जो जानने लायक हैं, और बाकी रेक्टिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं देखो इतनी ठंड है, मैं चाय वाय लेके बैठी हूँ। ठीक है, ओके, चलेंगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखेंगे सेल, व्हाट इज अ सेल, ये बताने की जरूरत भी नहीं है हमें। सेल क्या होता है? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो सबसे लास्ट यूनिट जो कि फ्रीली सर्वाइव कर सकता है, दैट इज आर सेल। और फंक्शनल क्यों? विद इन अ सेल हर एक तरीके की फंक्शन जो है परफॉर्म की जाती है। आपका जो होता है बेसिक एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में सेल। ये मेरा कुछ अजीब सा आ रहा है क्या? फिर मैं कैमरा क्लीन कर लेती हूँ। कितना प्यारा चेहरा है ना। चलो, अब हमारे पास में सबसे पहले आता है सेल में, हमारे पास में सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। जी हाँ बच्चा लोग, रॉबर्ट हुक वही दरिंदा इंसान है जिसकी वजह से आज ये पूरा यूनिट हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, जिन्हें पसंद है सेल पढ़ना उनके लिए हीरो, जिन्हें नहीं पसंद है उनके लिए खलनायक। तो चलिए आज इन्हीं खलनायक के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक। देखो ये जो मैं कहानी बता रही हूँ ये इसमें पढ़ना नहीं है, क्लास 11 में नहीं पढ़ना है, बट क्लास 9th में सेम टू सेम पैराग्राफ आपको
मिला होगा सेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं एक जस्ट ऐसा क्विक सा आपको बताती हूँ कहानी, एक्चुअल हुआ क्या था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखो जैसे मैचस्टिक की डिस्कवरी जो है, माचिस, उसकी डिस्कवरी जो है कहा जाता है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वैसे सेल की भी जो डिस्कवरी है ना वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। कैसे हुआ मैं बताती हूँ आपको, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। तो देखो बेटा, कुछ नहीं, जो क्लास 9th का सेल का फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें आपको पूरी कहानी बताता है आपको रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, इन 1665 रॉबर्ट हुक जो थे एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब वो सिंपल माइक्रोस्कोप को चेक करना चाहते थे। तो बच्चा अब इन्हें चेक करना होगा तो किस चीज़ से करेंगे, घर पे कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, उसको उठा के उसके अंदर देखेंगे कि भैया ये इसमें सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उनको चेक करना था तो आपने देखा होगा पार्टी शार्टी में वो जो नहीं करते करके बॉटल खोला, झाग निकला, नाम नहीं लूंगी मैं, बाकी तुम लोग समझदार हो, ठीक है। वो चीज़ हुआ, क्या किया इन्होंने कि वैसे ही कुछ तो बॉटल रखा हुआ था, वो शीशे की बॉटल पहले होती थी, सॉस वगैरह परफ्यूम वगैरह के लिए भी शीशे की बॉटल पहले यूज़ की जाती थी, ठीक है, और भी बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास में जो है शीशे की बॉटल यूज़ किया जाता है, जिसे कांच की शीशी कहते थे, ठीक है। अब उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता था, वो थोड़ा सा आपका सॉफ्ट आपका बाग से बनता था, ट्री के बाग से बनता था, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब उस कॉर्क को लिया उन्होंने, थिन पीसेस किए, उसके स्लाइसेस किए, एक स्लाइस निकाला और उस स्लाइस को था माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके देखा बच्चा। जब माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा ना तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे हेक्सागोनल साइज के, वो खाली पड़े हुए थे, ठीक है। अब आया यहाँ पे बात, वो छोटे कंपार्टमेंट थे क्या, वहां उनका उन्होंने नाम रखा सेलुला, और वहां से डिराइव हुआ सेल। वो कंपार्टमेंट्स क्या थे, सेल थे। और सेलुला इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टिनी या टाइनी कंपार्टमेंट और रूम्स, ठीक है। वो हनीकॉम लाइक अपीयरेंस रहा था पूरा एकदम, हेक्सागोनल ढेर सारा ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के टाइप का पूरा अपीयरेंस था। तो वहां से उन्होंने डिराइव क्या किया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखकर सेलुला। अब बात आई मैम, अगर उन्होंने सेल डिराइव किया वहां से तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स क्यों नहीं थे। ले भाई, सेल के अंदर तो कुछ दिखना चाहिए था, मतलब ऐसा थोड़ी कि पूरा खाली, अभी तो कहा आपने कि खाली डब्बा, खाली खाली रूम देखा। तो बच्चा उन्होंने किस चीज को ऑब्जर्व किया था, कॉर्क। पहली बात, कॉर्क एक लिविंग थिंग नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। दूसरी बात, वो बना है बार्क ऑफ ट्री से, बार्क ऑफ ट्री खुद एक नॉन लिविंग होता है, वो उसमें जो सेल मिलते हैं वो मरे हुए सेल होंगे ना, और मरे हुए सेल में प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। तो उनको जब उसमें प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है तो उनको दिखता कहाँ से, सीधी सी बात। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद आते हैं हमारे एंटोन वैन लीवेनहुक। यहाँ देखेंगे अब यहाँ से हमारी कहानी जो है ये वाले एनसीईआरटी की तरफ स्टार्ट होती है, ठीक है। आई थिंक इसमें हमारे पास में रॉबर्ट हुक का नाम कहीं मेंशन नहीं है ना, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने जो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, कूल, बट मेंशन होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो थे हमारे पास में सेल को डिस्कवरी किया। बट कोई बात नहीं, क्लास 9th में रट ली होगी तो यहाँ तक तो समझ आएगा, ठीक है। अब एंटोन वैन लीवेनहुक ने पॉन्ड वाटर के ऊपर रिसर्च किया, तो वहां पे उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। अब हमेशा अगर कभी पूछेगा सेल को किसने डिस्कवर किया, तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया हमारे पास में एंटोन वैन लीवेनहुक ने। बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। देन हमारे पास आता है पुरकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का हमारे पास में क्या था, डिस्कवरी किया था। उसके बाद में हमारे पास आते हैं शेल्डिन एंड शॉन। पहले आते हैं शेल्डिन, उसके बाद शॉन, पहले शेल्डिन आ गए। अब देखो होता क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, कोई नया ट्रेंड आया, कोई नया हैशटैग आया, तो जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं या जो सस्ते इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो फटाफट अपना क्या करते हैं, उस ट्रेंड के ऊपर अपनी वीडियो वगैरह बनाना चालू कर देते हैं, उस ट्रेंड से जुड़ा हुआ कोई चीज़ पोस्ट करना चालू कर देते हैं, ताकि क्या बढ़े, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्या बढ़े, उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। इसी बात पे आप लोग जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं भी वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ कि मेरे भी जो है चैनल की रीच बढ़ जाए। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और चलो आगे बढ़ते इसमें। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कोई नई थ्योरी आती थी ना, तो जो साइंटिस्ट बैठे हुए रहते थे उन्हें थ्योरी के बारे में पता चलता था। अब वो अपना दिमाग भिड़ाना चालू कर देते हैं कि भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब उसके ऊपर अपनी नई नई थ्योरीज थेसिस वगैरह देखने लगते थे। जो भी नई एक्सपेरिमेंट हुई, कोई भी नया चीज डिस्कवर हुआ, उसके ऊपर अपनी थ्योरी और थेसिस देने लगते थे, ठीक है। क्यों, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनका जो है नाम ऐसे मशहूर हो, उन्हें नोबेल प्राइज मिले, उन्हें ढेर सारे प्राइजेस मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गया भैया, ठीक है, ये बात हुई। अब ये कौन थे, शेल्डिन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ये इन्होंने डिस्कवर किया। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में शॉन।
शॉन आए हमारे पास में नेक्स्ट। शॉन आए जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या चेक किया कि different type of animal cells and reported that cell has a thin outer layer, जिसे हम लोग अभी के टाइम में क्या नाम देते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो हमारे पास में शेल्डिन थे उन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया था, और हमारे पास में जो शॉ थे उन्होंने प्लांट एनिमल दोनों पे रिसर्च किया था। एनिमल पे रिसर्च करके सेल के बारे में बताया था, और प्लांट पे रिसर्च करके उसके आउटर लेयर और एनिमल का आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में शॉन ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की। Shawn proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and products of cell। ये मतलब बेसिकली आपका सेल थ्योरी था। ठीक है, तो शेल्डन और शॉन दोनों ने ही दिया था, बट यहाँ पे शेल्डन का नाम थोड़ा सा अलग से मेंशन किया जाता है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आते एक रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कहा था ओमनी सेलुलाई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? ओमनी सेलुलाई सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनी सेलुलाई सेलुला। लैटिन में होता था बेसिकली पहले की चीज है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे पास एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, जिसमें पहला पॉइंट ये था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। दूसरा ये था ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हमारे पास दो जो थे ना, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, और या वी आर डन विद द सेल थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग बढ़ेंगे अब ओवरव्यू ऑफ सेल की तरफ देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा सेल को ऐसे निहार लेते हैं ऊपर से, उसका जो है थोड़ा सा मुखरा वुखरा देख लेते हैं कैसा है, कैसा दिखता है। पहले ही आप लोग को जो है मिलवाया जा रहा है बहुत ही खतरनाक जो वैल्यूज हैं। अच्छा, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे पास क्या है ना कि कुछ ऐसे वैल्यू वाली जो है ना, और किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इन सब के ऊपर ना एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, चार्ट है मेरे पास में उस चीज़ का। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि अपन जल्दी पहले ये कंप्लीट करते हैं बायोलॉजी का, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी ना कि साइड में से एक स्लाइड आपको जो है शॉर्ट वीडियो। अरे मेरे क्लास में मच्छर कहाँ से आ गया भाई? डेंगू मलेरिया से बच के रहें, इन मच्छरों का दर्दनाक मौत करवा दे, और बच के रहे मलेरिया से। यार अभी काफ़ी फैला हुआ है डेंगू मलेरिया। तो मैं कहाँ थी, भूल गई इसके बारे में। जो भी होता है मैं अपडेट देती हूँ, बाकी पहले हम ये करते अपना जो काम कर रहे हैं वो करते फटाफट। तो हमारे पास में सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि पेशे से एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसके पास में सेल वॉल नहीं होता है। इसे हम लोग शेप शिफ्टर कहते हैं, मतलब लाइक याद करने के लिए बता रही हूँ, ये एक तरीके का शेप शिफ्टर है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। लाइक इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सॉरी, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसे ही कहते हैं, पता नहीं, शायद हाँ शायद इसे ही को कहते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनका जो है ना सेल वॉल नहीं होता इनके पास में। लेकिन प्लांट किंगडम का जोकर फिर इसको क्यों कहेंगे हम लोग? इसको तो जोकर ऑफ बैक्टीरिया कहना चाहिए ना, क्योंकि बैक्टीरिया है। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मैं एक बार चेक करके बताऊंगी आपको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कैसे कहते हैं। फिलहाल ये आप दिमाग से निकाल दो। अभी हम लोग माइकोप्लाज्मा, इनके पास में हमारे पास में क्या होता है, ये पैथोजेनिक होता है, और इसके पास में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, जिसका लेंथ क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब ध्यान रखना, ये माइक्रोमीटर इन लेंथ में दिया हुआ है। एक और आपका दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है PPLO करके 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर वो साइज था, ये लेंथ है। ओके, ये बात हो गया। इसके बाद में बैक्टीरिया का दिया हुआ है, बैक्टीरिया का क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, बैक्टीरिया का दिया हुआ है बैक्टीरिया का दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रेड ब्लड सेल का दिया हुआ है अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये डायामीटर दिया हुआ है, मतलब अगर इसका रेडियस बोलो तो 3.5 माइक्रोमीटर। ये हो गया हमारे पास में, वी आर डन विद दिस। अब हमारे पास में आता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आपको बताया कि बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं। बैसिलस होता है रॉड लाइक, कोकस होता है स्फेरिकल, विब्रियो होता है कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम होता है स्पाइरुला। बस इसके बाद में ये देखो, यहाँ पे ये सारे हम जितने हाईलाइटेड है ना, ये सब कभी ना कभी एक तरीके से PYQs में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। हमारे पास में जिनोम जो होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट जो होता है वो नेकेड होता है, नॉट इन्वेलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके ऊपर नहीं होता है। इन एडिशनल टू जिनोमिक DNA
कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स जो कि सर्कुलर होते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। कूल। अब देखें यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतने दूर में फिलहाल बाकी सब तो कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव वाले पैथोजेनिक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब लेस पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक तो दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्राम नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते, बट ग्राम पॉजिटिव वाले यूजफुल होते हैं, जैसे बैसिलस लैक्टोबैसिलस वगैरह, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है सैफरेनिन से स्ट्रैंड होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव हमारे पास में क्रिस्टल वायलेट से स्ट्रैंड होते हैं। इसके बाद में मीजोजोम के बारे में बात हुई है। ये कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वेसिकल ट्यूब लैमेला इनका ये शेप होता है। इसके बाद में आता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हेल्प किसमें करती हैं, जो है हमारे पास में मीजोजोम, वो हमें किसमें हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, सरफेस इंक्रीज करके देता है, एंजाइमेटिक कंटेंट होता है इसके पास में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। अब देखो हमारे बॉडी में पिगमेंट के लिए मेलानिन वगैरह होता है, बैक्टीरिया की बॉडी में क्या होता है, क्रोमैटोफोर, उसमें क्या होता है आपका, हमारे पास में पिगमेंट्स वगैरह जो है वो कंटेन करके रखता है। दैट इज इट। देखो पिलाई जो है, ये पिलाई और फ्लैजिला में अंतर समझो। पिलाई जो होता है वो क्या होता है, छोटा छोटा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है और वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब पूरे सेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करेगा। लेकिन जो सीलिया है ना, ये आपका बस कहीं पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे रहेंगे, ये हल्का बस ऐसे 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 होने में, कंफर्टेबल होने में सेल को हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो फिम्बरी है ना, फिम्बरी सेल के अटैचमेंट में हेल्प करेगी, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे राइबोसोम, इसके में चाय ठंडी हो जाएगी, हो गई। देखो राइबोसोम के बारे में हम दो चीज लेके आए आपका, एक लाए प्रोकैरियोट में, एक लाए हैं यूकैरियोट में, ठीक है। देखो प्रोकैरियोट में दो तरीके के राइबोसोम मिलते हैं। पहले तो प्रोकैरियोट में हमारे 70S राइबोसोम मिलता है, जिसका बड़ा वाला जो लार्जर सब यूनिट होता है ना वो 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S। अब देखो इसको एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड नहीं करते, ऐसे नहीं ऐड करते कि 50 + 30 = 80। मैम आपकी तो मैथ्स ही बहुत खराब है। हाँ अच्छी होती तो मैथ्स नहीं ले लेती, हाँ बायो से क्यों पढ़ रही होती। तो देखो यहाँ पे 50S जो है एक्चुअल में, ये S जो यहाँ पे है ना, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या एक मिनट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेडवर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। ये सेडिमेंट्री सेडवर्ग्स यूनिट कहते हैं इसको हम लोग, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है। S जो है यहाँ पे, तो 50S और 30S को हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते, इसको समथिंग डेंसिटी से जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो उस पर हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन इनका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है बेसिकली, ये याद रखने वाली चीज है। 50S किससे मिला है, 5S से, और 23S से मिलके बना है। इसके बाद 30S 16S से, और इसके साथ में 20 तरीके के डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बना है। अब यूकैरियोट्स की बात करें हम लोग, तो यूकैरियोट्स में वी हैव 80S RNA, ठीक है, सॉरी 80S राइबोसोम। बड़ी वाली यूनिट होती है 60S, छोटी वाली 40S। बड़ी वाली 25S से मिलके बनी है, 5S से, 5.8 RNA से मिलके बनी है, फिर राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं 47 उसमें, ठीक है। और 40S जो है वो 80S से मिल के बनी है और 33 प्रोटीन से मिलके बनी है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लार्जर वाले याद कर लो, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हाँ लार्जर वाले ही आएंगे, स्मॉलर वाले बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अब रट्टू तोता बनना है तो आप पूरा याद कर सकते हो, क्योंकि चांस नहीं दो। दैट इज इट। अब आ जाओ। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome and polysome. Ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. ठीक है, राइबोसोम किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम देखो हमारे पास, एक सेकंड कुछ खाली जगह है क्या, यहाँ पे है, देखो मुन्ना लोग, बाबू लोग ध्यान दो यहाँ पे।
डीएनए से डीएनए बनाना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाना, आई एम सॉरी, आरएनए बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से हमारे पास में प्रोटीन बनाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना हमारे पास में क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, एक सेकेंड, इस प्रोसेस, ये क्या हो गया, पर्पल वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन। इसके बाद में दूसरा देखो, ग्रीन वाले को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग येलो वाले को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। एक और प्रोसेस होता है यहाँ पे, रेड वाला ब्लैक वाला देखेंगे, ये ऐसे उल्टा होता है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स, मतलब एक हुआ ग्रीन वाला हुआ ट्रांसक्रिप्शन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा। पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा, डोगमा, दैट इज फिनिश, खत्म सब, ये हो गया। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के ऊपर बढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया हमारे पास में डायग्राम, डायग्राम ही हमारे पास में, सुंदर है ना, आपके पास एनसीईआरटी है, आप इसको चैन से बैठ के देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा चैन से नहीं देख सकते क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करना है। आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था, इन 1950 में, 1950 में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद में अब हमारे पास में ये चीज, छोड़ो, आज लगता है खिड़की, लगता है मेरे से खुली छूट गई होगी, मच्छर आ गए काफी ज्यादा। आ गया। अब देखो, कहता है कि पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे जो है, पोलर किसको कहते हैं, नॉन पोलर किसको कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कौन है, हाइड्रोफोबिक कौन है, तो इसको मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो, पोलर हेड जो है, हेड को हम लोग पहले तो पोलर कहते हैं और टेल को नॉन पोलर कहते हैं। अब जैसे याद करना है वैसे तुम याद करो, मुझे ना पता भैया। ठीक है, नाउ हेड को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हेड हाइड्रोफिलिक। देखो इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, हेड हाइड्रोफिलिक और टेल जो हो गया वो हाइड्रोफोबिक, ऐसे याद कर सकते हो कि हम लोग जब नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, तो पानी झरने से पहले हमारे माथे पे गिरती है ना, हेड हमारा क्या है, पोलर हेड है, तो पानी सबसे पहले यहाँ गिरी, तो पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ गिरी तो मतलब पानी को सर से प्यार है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बेसिकली मैंने तो ऐसे ही याद किया है। अब ये कहाँ रहता है, टूवर्ड आउटर साइड। हमारा शरीर अगर ये है तो ये ऊपर के साइड है ना, तो ये आउटर समझ के, आउटर के साइड पहले गिरती है ना, तो ये आउटर साइड, और हमारा टेल इनर साइड। मतलब एक आप याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें फंडा है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन, मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एडिशन में हमारे पास में फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में और पाया जाता है हमारे। ठीक है, कहता है अर्थ्रोसाइड जो होता है, ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में अर्थ्रोसाइड होता है, उसका 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। अब बच्चे लगाएंगे मैथ से, हाँ मैम 52 + 40, हमारे पास आ गया 92%, बाकी का 8% कहाँ गया, तो बेटा उसमें और कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे पास में, और तरीके के हमारे पास में जो है क्या बोलते हैं उसको, ऑयल अलग अलग टाइप के मिलते हैं। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे चैनल्स होते हैं ना, तो बहुत सारी जगह उसमें खाली भी रहती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे। हाँ, अब मैथ्स मत लगाओ, और भी चीजें होती हैं जो इस लेवल पे नहीं पढ़नी है हमें। ओके, नाउ अब पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सर्फेस। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है सरफेस पे, पेरिफेरल भैया नाम से पता चल रहा है, पेरीफेरी पे मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होता है ये लोग। ठीक है, आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। भैया ध्यान दो, अभी मेरे को याद आया, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लाइन है ना,
एनसीईआरटी से ये वाली लाइन PYQs आ रखी है, कौन से ईयर में ये मुझे ध्यान नहीं है, बट इधर ही रिसेंट का ही है, लगभग 5 साल के लगभग का ही ये PYQs आ रखा है, इसको ध्यान से एकदम देखना। इसमें पूछ दिया था इंटीग्रल प्रोटीन्स आर, ठीक है, और उसमें ऑप्शन था पार्शियली एंड टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा पूछ दिया था। पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर रेस्पेक्टिवली, उसमें लिखना था पेरिफेरल में मेम्ब्रेन में, और इंटीग्रल में किसी ऑप्शन में दे दिया था पार्शियली, किसी में टोटली, किसी में दोनों, और लास्ट में दे दिया था नन ऑफ दिस। तो बच्चे सोचते हैं कि पेरिफेरल तो पेरिफेरी पे होगा, तो इंटीग्रल जो होगा वो ऑफकोर्स अंदर होगा, लेकिन नहीं, ये पार्शियली या टोटली बरीड होता है, एकदम से बरीड नहीं होते, ये बात है। PYQs है, ध्यान रखना है इसको। ये कुछ स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो शुगर भी होता है, हाँ, जो 8% वाले थे उसमें शुगर भी होता है, ओके, फॉस्फोरस वगैरह भी होता है उसमें, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है ना, तो उसमें फॉस्फोरस भी एक कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो ये देखो, ये शुगर हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन है ये, ठीक है, इसके ऊपर ये शुगर आ गया। ये देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट अंदर धसा हुआ है बीच में इन दोनों के, ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलो, और देखो कोलेस्ट्रॉल है, ये येलो जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये येलो, दीज आर कोलेस्ट्रॉल्स। ना देख लो जरा आज कहाँ तक पढ़ाऊं मैं तुम लोग को। सेल वॉल तक करा देते हैं आज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को नेक्स्ट में ले लेंगे। ये पता है, ये चैप्टर ना काफी लंबा सा है, ऐसा ना एकदम मूड एकदम ये हो जाता है इसको पढ़ाने में, बच्चा वाला फील आता है एकदम, ये बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। देखते हैं ये इसका जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे भगाएंगे, क्योंकि फिर छोटे छोटे हैं, हाँ, फिर इजी हैं, जल्दी भगा देंगे, क्योंकि जनरली इसके बाद में ना जो है हमारे पास में डाउट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले ही जो है ना मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये भी बताया पीछे वाला फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये अभी आया है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अभी आया है, और इससे पहले जो भी बताया वो PYQs बनते हैं। फिर वो जो वैल्यू वाले होते हैं ना उसमें PYQs बनते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में वैल्यूज वगैरह करा है ना उसमें PYQs बनते हैं, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन के लिए कौन हेल्प करता है? एंटीजन, जो कि सेल के सरफेस के ऊपर रहते हैं। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के आके ग्लूकोज आके लगते हैं उस पर, ठीक है, और वहां से हमें सेल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? फ्लूइडिटी होती है, उसके अंदर में जो सब्सटेंस होता है ना वो स्विम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है वाटर का, ठीक है। इन पोलर molecule the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, the required carrier protein membrane facilitate transport across the membrane, ठीक है। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें क्या होता है कि लिपिड के लेयर से ना कुछ जो है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाती, इसलिए बड़े बड़े कैरियर आपके प्रोटीन्स होते हैं, किसके? प्रोटीन के कैरियर होते हैं, ठीक है। किसके लिए? इन सबको पास कराने के लिए। 3 तरीके के होते हैं हमारे पास, 3 कौन कौन तरीके के होते बता रही हूँ मैं। हमें किस में पढ़ना था? डिलीट हो गया वो चैप्टर, मैं बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में 3 तरीके के होते हैं कैरियर प्रोटीन आपके। कौन कौन से 3 होते हैं? हाँ, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब एक, मान लो ये है, जैसे ये है, ठीक है, तो एक इधर से पास हो जा रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट, ठीक है। एक होता है सिम्पोर्ट, मतलब 2 रहेंगे और दोनों एक ही साइड से पास हो जाएंगे, वो कहेगा सिम्पोर्ट। और एक आता है आपका एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये आपका पोर्ट है, इससे एक इधर के साइड जाएगा और दूसरा इधर के साइड जाएगा, एक इधर के साइड एक इधर के साइड, एंटीपोर्ट। और एक बार में जब तक दोनों क्रॉस नहीं करेंगे ना तो कोई एक बार में क्रॉस नहीं कर सकता है। एक बार में सिर्फ यूनिपोर्ट में कोई एक बंदा क्रॉस कर सकता है, और सिम्पोर्ट जो होगा उसमें एक बार में 2 ही मॉलिक्यूल आपका क्रॉस करेगा, और 2 मिनिमम 2 रहने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम भी 2 ही है। और एंटीपोर्ट में भी एक जाएगा तो एक आएगा तभी होगा, वरना कोई सिर्फ एक है एक एब्सेंट है ना तो ये आपका ये भी नहीं होगा पॉसिबल। ये हमें पढ़ना था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, अब नहीं पढ़ना है तो टेंशन मुक्त रहो,
ठीक है, तो ये भैया यहाँ की बात हो गई हमारी। आगे बढ़े। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? अब हमारे पास में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है प्लांट सेल के ऊपर में, ठीक है। सेल वॉल में हमें बताया गया कि एल्गी के पास जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में, सेल्यूलोज का रहता था, हेमी सेलुलोज रहता था उसमें। उसके बाद में हमारे पास में उसके ऊपर पेक्टोज का लेयर देखने को मिलता था। फिर उसके बाद में किसी में एल्जीन देखने को मिलता था, किसी में हमें मिलता था, क्या मिलता था, पेक्टोज मिलता था, किसी में एल्जीन मिलता था, किसी में कैराजीन मिलता था। 3 एल्गी थे, तीनों में अलग अलग मिलता था, ठीक है। अब उसे ये तो एल्गी की बात हुई। प्लांट में क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन वगैरह रहता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है जो कि ग्रो कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो नहीं करता है, ठीक है। मिडिल लैमेला है, मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना है। ये भी मिनरल एंड न्यूट्रिशन में पढ़ना था जो कि डिलीट हो चुका है। इस पर पीवाईक्यूज आया है कि मिडिल लैमेला किस जो है फॉलोइंग किस चीज से बना रहता है। 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें कैल्शियम पेक्टेट सही आंसर रहता है, ठीक है। ये कैल्शियम पेक्टेट जो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है, ये मिडिल लैमेला ना होल्ड और ग्लू करने का काम करता है नेबरिंग सेल्स को एक साथ में। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग करते हैं समाप्त, क्योंकि कल से हम लोग करेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम चालू। ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा दूं मैं। एंडोमेम्ब्रेन में कितना है? 1 2 3 4 ही तो है। आ जाओ फटाफट पढ़ा देते हैं यार, थोड़ा कम मेरे ऊपर बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ी छोटी सी हो जाएगी। आ जाओ ना, पढ़ा देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। 5 से 6 मिनट में तुम्हें फिनिश कराती हूँ। आ जाओ फटाफट से। देखो कैसे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, पहले देख लो मिलेगा क्या हमें। अरे आ जाओ, नखरे ना करो। 1 सेकेंड, एक घूंट बस पानी पी लो ना। चाय पिया ना अभी, एक घूंट पानी पी लो। अच्छा, पता है बचपन में जब मैं ऐसे चाय कभी अगर पीना हो गया, या नानी माँ देती थी, दादी माँ देती थी चाय पिया, उसके ऊपर से पानी पीते थे ना, तो लोग क्या कहते थे पता है? बोलते थे चाय के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, दांत झड़ जाती है। मैं उस टाइम ऐसे डर के, भैया नहीं पीना मुझे पानी। अब समझ आता ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन आज तक मेरे को समझ में नहीं आया मना क्यों करते हैं। मतलब आज तक मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया कि चाय के बाद पानी पीने के लिए मना क्यों करते हैं। आई डोंट नो। आ जाओ। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। देखो बच्चों, जो लोग ऐसे देख के समझ रहे हैं ना कि ये जो मेरे हाथ में ये स्टाइलस है या पेन है, जी नहीं, ये एक नॉर्मल पेंटोनिक का पेन है जिसे मैं लिख भी नहीं रही हूँ। मैं इसे जस्ट अपने हाथ में पकड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे आदत है कुछ तो चीज़ पकड़ने की। मेरा जो स्टाइलस था वो फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा है। मैं अपने हाथ से अपने फिंगर्स से लिख रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो कोई देख के ऐसा मत समझना, क्योंकि मैं भी पहले जब लेक्चर्स देख, हाय राम, मैं भी जब पहले लेक्चर देखती थी ना, तो टीचर्स जब ऐसे कभी लेके पढ़ाते तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था, मतलब इस पेन से लिखते कैसे लोग। तो मैं मतलब बता रही हूँ फॉर अ जनरल नॉलेज, ठीक है। मैं अपने फिंगर्स को यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए। ओके, इधर उधर की बातें नहीं, चलो। यार पढ़ाया नहीं कह रहा, मैं बाकी सारी बकैतियाँ करती हूँ। नहीं, चलो आ जाओ, ध्यान दें आप। देखो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है हमारे पास में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये हमारे पास में 4 चीजें कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में पहले आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरीके का होता है, SCR RER। SCR RER, पहले RER पढ़ेंगे। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में जो है ना राइबोसोम लगे मिलते हैं, ठीक है, इसलिए वो रफ होता है। और राइबोसोम क्या होता है? उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो जो RER होगा वो किस चीज का सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का। SCR, अब SCR जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर आपका जो है किसी भी तरीके का राइबोसोम नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का राइबोसोम आपके पास उस पर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास में SCR। अब देखो SCR पे कोई राइबोसोम नहीं, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? प्रोटीन का भाई लिपिड को सिंथेसिस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ eukaryotic cells reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum, ER कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इनमें हमारे पास में ल्यूमिनन, एक्स्ट्रा ल्यूमिनन और एक ल्यूमिनन, ठीक है। ER के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनन, ठीक है। ल्यूमिनल, एक मिनट, ER देखो ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ कैसे समझाऊं तुम्हें। देखो ये है हमारा, इससे बना देते हैं, ये है हमारा सेल, ठीक है।
सेल के अंदर ई भयो न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस से लगे हुए ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो देखो ये अंदरूनी भाग जो है, क्या हो रहा है पता नहीं, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, छोड़ो हटाओ इसको, मैं इसी से करती रही हूँ। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूमिनल, ठीक है। और इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। ये वर्ड बोलने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो साइटोप्लाज्म की साइड होगा ना उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे, और जो अंदर की साइड होगा दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में SCR और RER में डिफरेंस दिया हुआ है। RER जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर में हमारे पास में न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले रीजन में जो ER मिलेंगे ना वो RER होते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कौन करता है, SCR करता है। और कुछ में तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम हमारे पास में करता है। गोल्गी एपेरेटिस की हम लोग बात करें, they consist of flat disc shaped sac of या फिर डिस्क शेप, ये वाला जो है ना इस टाइप का शेप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। और यही हमें मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा ही कहते हैं ना, एक बार चेक कर, हाँ क्रिस्टा कहते हैं उसको। और इसमें क्या कहते हैं, सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न या सिस्टर्नी भी कहते हैं। तो मैं तो स्पेलिंग याद करने के लिए सिस्टर्नाई याद करती थी, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। देखो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का कोई लोचा नहीं है, इंडिया में चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कन्वेक्स जो हमारे पास में होता है ना, कन्वेक्सिस, या फिर इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और कॉनकेव जो होता है इसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेज हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये है गोल्गी एपेरेटिस में, ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इससे पीवाईक्यूज आए। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। ये है गोल्गी एपेरेटिस जो है ज्यादा नंबर में किस तरीके के सेल में मिलते हैं, तो ये उस तरीके के सेल में मिलते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं, बेसिकली ग्लैंड्स वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज इसमें डायरेक्टली नहीं लिखी है, लेकिन इसका फंक्शन लिख दिया है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा है, ये जो हाईलाइट है, मैं इधर उधर ढूंढ रही थी। गोल्गी एपेरेटिस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और जनरली हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं उनका भी ये नेचर होता है, ओके। देखेंगे ये चीज हो गया हमारे पास में। लाइसोसोम पे आ जाते हैं। लाइसोसोम कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें हमें हाइड्रोलिक एसिड्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे हाइड्रोलेज जिसमें लिपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेज होता है। लिपेज किसको करता है, डाइजेस्ट लिपिड को, प्रोटीएज प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेज किसको, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये हमें मिलता है, इसी की वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है इनका, ठीक है। और ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं, ये सारे जो एंजाइम है वो एक्टिवेट किस पीएच पे होंगे, एक्टिव पीएच पे। इसीलिए इनका जो होता है पीएच हमें एक्टिव रखना पड़ता है, मतलब सॉरी एसिडिक रखना पड़ता है, ताकि ये सारे जो है एंजाइम एक्टिवेट हो पाए। ये बात हो गया हमारे पास में, ये बात हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में आता है वैक्यूल। अब हमारे पास में आता है वैक्यूल। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसमें मतलब बेसिकली एक्सक्रीटेड मटेरियल ही होते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये सेल में स्पेशली इन प्लांट सेल ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वॉल्यूम, 90% ऑफ द वॉल्यूम को जो है ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसके बाद में अमीबा जो है हमारे पास में, अमीबा में हमारे पास में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और उसके बाद में जो हमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके बाद में कुछ प्रोटिस्ट जैसे पैरामीशियम होता है, ठीक है, उसमें फूड वैक्यूल हमें मिलता है इनगल्फिंग के लिए और फूड पार्टिकल को स्टोर करने के लिए, उसमें डाइजेशन करने के लिए खूब सारा ये हमें मिलता है। और विद दिस चलो फाइनली टाइम हो गया इस लेक्चर का एंड करने का। माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास करने में मजा आया होगा, नींद नहीं आई होगी सर्दी की वजह से। सो विद दिस लेट्स
एंड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका आगे माइटोकॉन्ड्रिया से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड से शेयर कर दो। और हम लोग इसी तरीके से जो है सारे एनसीईआरटी का चैप्टर का हाईलाइट करेंगे। एंड जो पुराने हाईलाइट्स थे आई होप वो पसंद आ रहे होंगे। उसको यूज़ करो, जो नहीं देखे हो क्लियर करो, सब देख करके ख़त्म करो पीछे के सारे जो ड्यूज़ हैं। विद दिस लेट्स एंड टुडे सेशन। आई होप लाइक किया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।